Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Let's start our fourth session of Inspector Inland Revenue training classes. आज हमारा चौथा सेशन है और जिस तरह हमने कल हमने एग्री किया कि हम इस तरह किया करेंगे, क्वेश्चन जो स्टूडेंट की तरफ से वो आया करेंगे 6:30 से लेकर 7 o'clock तक। तो जिन स्टूडेंट ने 6:30 से लेकर 7 o'clock तक मैसेजेस किए, व्हाट्सएप किए, उनको हम अब आंसर देने जा रहे हैं कि उनकी क्वेरीज को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, रिजॉल्व करने जा रहे हैं। और जिन्होंने प्रायर टू 6:30 किया तो उनसे वेरी सॉरी, वो नेक्स्ट जो भी होगा वो अपना क्वेश्चन जो है वो 6:30 और इसके बाद प्लीज करें ताकि वो ऊपर टॉप पे रहें और हम उनके आंसर करें। एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि सर कि एक एम्प्लाई है, वो अपने एम्प्लॉयर से एक एम्प्लाई अपने एम्प्लॉयर से लोन लेता है और लोन लेके वो यूटिलाइज करता है लोन को कोई ऐसा काम करने में जिससे इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तो जैसे ही एम्प्लॉय ने लोन लिया और अगर उसको लोन मिला विदाउट इंटरेस्ट, तो जितना बेंचमार्क के रेट के मुताबिक था, लाइक हम कल वाले को कंटिन्यू करते हैं कि 20 लाख लोन लिया, एम्प्लॉयर ने उसको कहा कि आप लोन ले लो लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं देना, तो बेंचमार्क रेट 10% है। हम ये कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 लाख। तो जो भी जनाब की इनकम होगी, लाइक सैलरी हम कह रहे थे कि पूरे साल की उनकी 12 लाख है और 2 लाख का ये वाला बेनिफिट ये सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा, तो उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी 14 लाख हो जाएगी और वो टैक्स इसके ऊपर देंगे स्लैब रेट्स के मुताबिक। अच्छा, फिर हुआ ये कि उन्होंने ये जो 20 लाख लिया, उन्होंने इसका इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने कोई काम शुरू किया जो कि काम इनकम कमा के देता है। तो उस काम से उन्होंने इनकम कमा ली 10 लाख, उन्होंने खर्चे कर लिए इस इनकम को कमाने के लिए, लेट्स सपोज 6 लाख, और उनको जो नेट इनकम होगी वो होगी 4 लाख। तो असूलन तो ये है कि 4 लाख अपने इनकम पेश करें और इस पे टैक्स लगवा लें, लेकिन होगा क्या, इन्होंने यहाँ पे ये वाला 2 लाख ऑलरेडी वो अपनी इनकम का हिस्सा बना चुके हैं और ये वाला उन्होंने सूद दिया हुआ है, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो इनकी इनकम जो है वो 2 लाख बच जाएगी और ये 2 लाख वो अपनी इनकम पेश कर देंगे टैक्स लगाने के लिए। तो ये बड़ा सिंपल था फिर कि ये हमने इनको, अगर वहाँ पे हमने ऑलरेडी टैक्स करवा दिया है तो यहाँ पे इसका बेनिफिट दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसको प्लीज अनलॉक कीजिएगा। 86 तो नेक्स्ट एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे वो मेरे ख्याल से गाड़ी वाला कहना चाह रहे हैं कि सर 7.5% और 12% है, वो वही बात पे लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ आप जा रहे थे। तो ये ऑब्सलीट है, ये पुराने वक्तों की बात है। ये जो इनकम टैक्स होता है, अगर लॉ के अंदर लाइन लगती है तो वो नीचे जो लिखा होता है वो बताता है कि ये अमेंडमेंट हो चुकी है। तो आपने यही करना है कि जो भी गाड़ी है उसकी जो भी वैल्यू है, उसका अगर वो आधा दफ्तर के लिए इस्तेमाल है और आधा घर के लिए है तो उस गाड़ी की वैल्यू का 5%, और अगर सारे का सारा अपने घर के इस्तेमाल के लिए है तो उसका 10%। तो आपका आंसर हो गया और थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग द क्यूरी। इज 40,000 पर मंथ, बीइंग अ सैलरी सिटीजन। अच्छा, सैलरी सिटीजन नहीं होता,
सैलरीड पर्सन होता है, सैलरीड टैक्स पेयर होता है, सैलरीड इंडिविजुअल होता है, सिटीजन। और ये भी मैं बता दूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सिटीजनशिप का कोई जिक्र नहीं होता, वहाँ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का जिक्र होता है। अगर अमेरिका का नेटिव है, वो रहने वाला ही अमेरिका का है, पैदा ही वहाँ हुआ, पाकिस्तान आ जाता है और एक टैक्स ईयर के दौरान 183 डेज स्टे कर जाता है, चाहे वो नेटिव ही इज अ नेटिव ऑफ अमेरिका, बट ड्यू टू हिज स्टे इन पाकिस्तान ही इज कन्वर्टेड टू रेजिडेंट पर्सन, नॉट सिटीजन। नादरा और इमिग्रेशन वाले उसे नेशनैलिटी नहीं देने जा रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप इनकम टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट हो गए। अच्छा जी, उसका साल वो कह रहे हैं 30 जून को एंड हो रहा है। व्हाट विल बी हिज टैक्सेबल अमाउंट ऑफ सैलरी फॉर टैक्स ईयर। अगर देखो जितनी भी सैलरी होती है, आपने कहा अगस्त के एंड पे हम कर लेते 31 अगस्त को उसको पहली सैलरी मिली, ठीक है, 19 में है तो 19 को उसको पहली सैलरी मिली, तो इसका मतलब है एक सैलरी जो है ना जुलाई वाली, इस हिसाब से 2-2 महीने बाद सैलरी मिल रही है। ये जुलाई को 1 जुलाई को उसने काम स्टार्ट किया तो 60 दिन के बाद उसको पहली सैलरी मिली, उसका मतलब है एक सैलरी 2 महीने के बाद मिलनी है, फिर अगस्त वाली उसको, तो ये गैप बन गया, तो उसको 11 सैलरीज मिल रही होंगी, हम फिर अज्यूम कर रहे हैं। तो 11 सैलरीज मल्टीप्लाई बाय 40,000, तो ये क्या बन रही है जी अमाउंट? 4,40,000। जनाब ये एक नोट करें कि 4,40,000 बन रही है, तो ये टैक्सेबल लिमिट से कम है। 6 लाख और इससे ऊपर हो तो फिर सैलरी पे टैक्स लगेगा, तो 4,40,000 है, इस वजह से इनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन। तो यही क्वेश्चन थे जिनका हमने आंसर कर दिया। तो बाकी प्लीज जिन्होंने रात को किया या डे टाइम 10-12 बजे किए, तो ये उनको इनकरेज किया जाता है कि वो 6:30 से लेकर 7 बजे के दरमियान अपने क्वेश्चन को पुट कर दिया करें। लेट्स मूव अहेड। हमने कल प्रोपोजिट को कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एम्प्लॉय शेयर स्कीम। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, उसकी तरफ हम जाते हैं। इससे क्या समझ आती है एम्प्लॉय शेयर स्कीम? एम्प्लॉय का हिस्सा और उसकी स्कीम है, यही बनता है। हमारे साहब आप आए हैं आज हमारी क्लास में, तो आपके ख्याल से यही बनता है? यस सर। कैसे उसको शेयर मिलेगा, किसमें से शेयर मिलेगा? कि कंपनी मुनाफा कमाएगी, उसमें से उसको कहेगी कि आज आप मुनाफे में से शेयर ले लो, प्रोजेक्ट की बेस पे। अच्छा, तो प्रोजेक्ट की बेस पे ले जी, हमारे साहब कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट की बेस पे। यार हाँ, दोनों साहब बताना चाह रहे हैं जी, जल्दी से। मैं कह रहा हूँ कि वो शेयर अपने उनको एज ए वेलफेयर के तौर पर उनको शेयर देंगे, यानी कि वो ऑप्शन उनके पास है। चलो हम इस तरह करते हैं कि मुजम्मिल साहब की बात को आगे लेके चलते हैं और हम चल के इसको खत्म करते हैं और इसको आज एंड करते हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ये है जी बेंचमार्क और एम्प्लॉय शेयर स्कीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, which section deals with employee share scheme? नवाज साहब, सेक्शन 14, ठीक है जी। चलो, तो एम्प्लॉय शेयर स्कीम होता है कि शेयर्स जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ये वो कंपनीज हैं जिनके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेल हो रहे होते हैं। ये क्या करती हैं? ये अपने एम्प्लॉइज को एक राइट क्या देती हैं? राइट या ऑप्शन। अभी ये राइट या ऑप्शन क्या है? अच्छा, पहले ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, इससे उनको कंपनीज को एक हक हासिल होता है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाएं और अपने शेयर्स को बेच दें। तो वो उधर जाके बेचने से पहले जो अपने एम्प्लॉइज हैं उन्हें एक राइट देती हैं, उनको हक देती हैं कि, और राइट और ऑप्शन देती हैं कि फलां डेट के ऊपर, स्पेसिफिक डेट के ऊपर
ये वर्ड याद रखना है। स्पेसिफिक डेट के ऊपर, स्पेसिफिक रेट के ऊपर यहाँ पे क्लियर का आ रहा है, आरटीओ इज क्लियर, ऑल ओके आ रहा है। चलो, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि हमारी क्लास में फिजिकल जो स्टूडेंट हैं वो भी कन्वर्ट हो रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर। आप देख रहे हैं कि बहुत से स्टूडेंट जो यहाँ आते थे वो घर बैठ के पढ़ रहे हैं क्योंकि जूम के ऊपर उनको सही समझ आ रही है। उन्होंने ट्रायल किया और वो घर बैठ गए कि ठीक है हम घर बैठ के स्टडी कर लेते हैं, तो जूम पे कोई इशू नहीं आ रहा। आपकी तरफ अगर किसी एक आध स्टूडेंट को इशू आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि वो उस जगह पे बैठा हुआ है जहाँ पे सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो थोड़ी सी आपको हिजरत करनी पड़ेगी इस टाइम के दौरान कि जब आपने क्लास लेनी हो। हमेशा से हम लोग भी घर से यूनिवर्सिटी जाया करते थे तो डेली 30-40 किलोमीटर किया करते थे। तो आप लोग भी प्लीज इसको करें क्योंकि आप लोगों ने भी चैलेंज कबूल किया हुआ है। एक दफा पूछे सबसे क्लियर है कि नहीं? अगर ना होती तो उन्होंने शोर मचा देने थे। एक बच्चा सब कह रहा है। हाँ, तो उसके सिग्नल ठीक नहीं है। अच्छा जी, तो अब तो ये है कि आप लोग प्लीज जो है ना अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज कबूल करें। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमारे जो इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए थे लाहौर के लड़कों की कराची में भी पोस्टिंग हुई थी। आज तो वो 6-7 महीने में वापस आ गए, लेकिन ये भी है कि आपके कराची फॉर एग्जांपल 1100-1200 किलोमीटर दूर लाहौर वालों की पोस्टिंग हो सकती है, कराची वालों की इधर हो सकती है। तो क्लासेस लेने के लिए आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाके जहाँ सिग्नल ठीक आते हैं वहां जाके आप जूम की क्लासेस लें। जहाँ पे सिग्नल बेहतर आ रहा है वहां अपने आप को डेविएट करें, पहुंचे हैं उस क्लास सही तरीके से लें। अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे राइट ओब्लिक ऑप्शन। एक कंपनी है, कंपनी का नाम है जी पाकिस्तान स्टील, हम वैसे ही सपोज कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टील एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, वो शेयर्स बेच सकती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। वो शेयर इशू करने से पहले अपने ही मुलाजमों को एक राइट और ऑप्शन दे देती है कि हम आपको खास डेट के ऊपर, खास रेट के ऊपर, खास डेट के ऊपर, खास रेट के ऊपर शेयर देते हैं। अभी आपको राइट मिल गया, राइट मिल गया जी, आपने खरीद लिया। वो हो सकता है आपको 2 रुपए में, 3 रुपए में एक राइट दे दें कि आप फलान डेट को इतने पैसे में खरीद लें। अगर आपको राइट की जिसकी वैल्यू 10 रुपए थी आपको 2 रुपए का मिल गया, तो क्या उस पर कोई टैक्स की इम्प्लीकेशंस होंगी? आज है राइट क्या होता है? पहले तो राइट को समझ लो कि राइट क्या होता है। एक इस तरह का पेज होता है, उस पे एक सर्टिफिकेट वगैरह लिखा होता है, कह देते हैं कि ये हम आपको इतने शेयर आप अगर ले लें इस डेट को इतने के हम आपको ऑफर कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही राइट होता है, ठीक है। तो राइट आपको मिल गया, आपने ले लिया। जब राइट लिया उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लेट्स सपोज 15 की है। कंपनी ने अक्सर भला किया, वेलफेयर किया कि मेरे एम्प्लॉय और मेहनत करके काम करें, और जहां पे सरिया बनाते हैं एक टन रोज का, ये 1.5 टन पैदा करना शुरू कर दें, ठीक है। तो उन्होंने आपको 5 का दे दिया। तो जिस दिन मिला, आज है 26/8, ठीक है। तो जिस दिन मिला क्या उस दिन 10 रुपए का आपको फायदा हुआ। तो क्या ये फायदा आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी हमने यहाँ पे लिखी हुई थी 12 लाख, तो क्या ये वाले 10 रुपए इस 12 लाख में ऐड हो जाएंगे? क्या 26 तारीख को हो जाएंगे? नहीं होंगे, 26 को नहीं होंगे। जब तक आप राइट लेके उसको बेच नहीं देंगे आपकी वो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड नहीं होंगे। ठीक हो गया, राइट आपने ले लिया, 26 को लिया, 26 की शाम को बेच दिया। 26 को सुबह 9 बजे मिला, 26 को 5 बजे के करीब आपने आवर्स क्लोज होने से पहले आपने बेच दिया। बेच के आपको 10 रुपए मिले, क्या ये 10 रुपए अभी आपकी इनकम में ऐड होंगे या नहीं होंगे? अब हो जाएंगे, अब आपका 12 लाख 10 रुपए हो जाएंगे। चले, ये एक बड़ा ना तगड़ा पॉइंट आपको समझ आ गया।
कि राइट मिल जाना चार्जेबल और इनकम टैक्स के लिए नहीं होता। राइट को बाद लेके उसको एक्सरसाइज कर देना, बेच देना, और जब बेच देना तो बेच के अगर आपको मुनाफा हुआ तो वो फिर आपके लिए टैक्सेबल हो जाए, क्योंकि आपने इतने पैसे दिए थे, इतने का बेच दिया, दोनों का डिफरेंस मुनाफा आ गया। जब मुनाफा रियलाइज हो गया, आपके हाथ में आ गया, फिर वो उसको आपने कर दिया टैक्सेबल कर दिया। चलो जी, अच्छा, एक होती है फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। वो क्या होता है जी? एक होती है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू जितने का शेयर होता है उतने का ही फिर वो ले जी, जितने का शेयर होता है, निजाम कह रहे हैं जितने का शेयर होता है वो उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू होती है जैसे एक कागज है, एक पेज है, एक इसका चेहरा है, ये इस चेहरे के ऊपर जितनी अमाउंट लिखी हुई है इसके फेस की वैल्यू है, ये इसके फेस की वैल्यू है। और पाकिस्तान में नॉर्मली जो शेयर की फेस वैल्यू होती है वो कितने रुपए होती है? 10 रुपए। तो ये याद रखना, वो कह सकता है कि यूजुअली द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इन पाकिस्तान इज हाउ मच रुपीस? 10 रुपीज। हाउ मच रुपीस? 10 रुपीस। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक होती है मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर ये क्या होती है जी? ये मैं बताता हूं। शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जितने का बिक रहा है वो उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू है। आज शेयर 15 का बिक रहा है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो उसकी मार्केट वैल्यू है। कल जिस कीमत में बिकेगा, कल कीमत बढ़ गई, कम हो गई, वो कल की डेट पे उसकी मार्केट वैल्यू होगी। ठीक हो गया। तो मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल हो सकती है फेस वैल्यू के, मार्केट वैल्यू कम हो सकती है फेस वैल्यू से, और मार्केट वैल्यू एक्स्ट्रा हो सकती है, ज्यादा हो सकती है फेस वैल्यू से। ठीक है, वो कह सकते हैं मार्केट वैल्यू मे बी इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। यस, ही इज राइट। मार्केट वैल्यू मे बी lesser than the face value of a share. He is right. Market value may be greater than the face value of a share. Again, he is right. तो कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। तो वही हमें पता चला कि सबसे पहले एक साइकिल बनता है जब शेयर देने होते हैं कंपनी ने, वो एक साइकिल बनाते हैं। वो एक साइकिल बनाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, स्पीकर उठाते हैं, स्पीकरों के ऊपर ऐलान शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, ऐलान की सूरत में होते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, अखबार में दे देते हैं। अगर अदारे का कोई अंदर का कोई नेटवर्क है, कोई इंट्रानेट है, कोई आप ईमेल है तमाम एम्प्लॉइज की, उसके ऊपर वो सेंड कर देते हैं कि कंपनी इज गोइंग टू इशू द राइट ऑब्लिक ऑप्शन फॉर द एम्प्लॉइज। अनाउंसमेंट कर दी। अनाउंसमेंट के बाद एम्प्लॉइज आते हैं, जिसका दिल करता है वो राइट को परचेज कर लेता है, जिसका नहीं दिल करता वो नहीं करता। जो परचेज कर लेता है, राइट को परचेज किया, फिर डेट आ जाती है उसको एक्सरसाइज करने की। एक्सरसाइज करना होता है कि आपने जिस डेट पे आपको एम्प्लॉय ने वो लिया और उसको कहा गया कि खास डेट के ऊपर, खास रेट के ऊपर आप आके शेयर ले लेना। वो लेने के लिए पहुंच गया तो उसने राइट को क्या किया? एक्सरसाइज कर लिया, और फिर वो अपने पास होल्ड रखें या मार्केट में बेच दे। यही वो सारा एक साइकिल बन रहा होता है कि किस तरह एम्प्लॉय शेयर स्कीम चलता कैसे है, ये स्कीम क्या है, ये होता कैसे है प्रैक्टिकली। तो इसमें से हमने टैक्सेशन अपनी निकाल लेंगे। राइट और ऑप्शन के बारे में तो हमने टैक्सेशन निकाल ली कि उसकी टैक्सेशन कैसे होगी।
हमने देखा कि जब राइट ले लिया उस वक्त कोई टैक्स नहीं है, राइट को बेच दिया। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला तय करने के दरमियान ही आपने जो मैंने किया था ना वो आपने बेच दिया, राइट को ही बेच दिया। आपने अपने हक को ही बेच दिया कि मैं फलां डेट पे फलां रेट पे। देखो यहाँ पे आपको कंपनी कहती है 10 रुपए का आके ले लेना, 30/8 को आप 28/8 को उसको बेच देते हो, ठीक है। यहाँ आपको पता है कि मार्केट वैल्यू तो 50 चल रही है, ठीक है। तो आप किसी को कहते हो यार देखो मैं तुम्हें 50 वाली चीज जो है ना 10 रुपए की मिल जाएगी, आज मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझसे इस तरह करो कि ये राइट जो है ना 5 रुपए का मैंने लिया था, आप मुझे 15 रुपए दो, 10 रुपए मुझे बच जाएंगे। कल को आप 20 रुपए का जाके शेयर खरीद देना जिसकी एक्चुअल वैल्यू है 50 रुपए, तो आपको पड़ जाएगा 20 प्लस 15 मुझे दिए 35 का पड़ जाएगा, 50 वाली चीज आपको 35 की मिल रही है, तो वो भी ले लेता है, ये भी फायदा उठा लेते हैं। तो बेसिकली इस तरह कंपनी जो है ना फायदा दे रही होती है अपने एम्प्लॉइज को, अपने सर्वेंट्स को। अच्छा, तो दो चीजें हमने ऑलरेडी समझनी है और आगे जाके फिर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर जब आपको शेयर मिल गया, यहाँ पे मिल गया था ना, शेयर मिल गया आपके हाथ में आ गया, अब क्या होगा? जब शेयर आपके हाथ में आ गया उस वक्त क्या होगा? उस दिन 30/8 को शेयर आपके हाथ में आ गया, आपने एक्सरसाइज कर लिया। जिस दिन एक्सरसाइज कर लिया, क्या उस दिन कोई अमाउंट टैक्स के लिए पेश की जाएगी कि इस पे टैक्स लगना है या नहीं लगना? मिसाल करते, एग्जाम्पल करते कि जिस दिन आपने वो राइट को खरीदा, सॉरी शेयर को खरीदा, जिस दिन आपने किसको खरीदा? शेयर को खरीदा, वो है 30/8। 30/8 को मार्केट वैल्यू जो है वो है 50 रुपीज। इस एक शेयर को खरीदने के लिए आपने पहले राइट खरीदा था 5 रुपए का, और आपने कंपनी को शेयर खरीदने के लिए 20 रुपए दिए हैं, कास्ट ऑफ शेयर। कास्ट ऑफ शेयर आपने 20 रुपए दिए हैं, ये माइनस क्योंकि आपने ये खर्चा किया राइट लेने के लिए, आपने ये खर्चा किया शेयर लेने के लिए, लेकिन जिस दिन आपको मिल गया उस दिन मार्केट वैल्यू 50 रुपए है, तो क्या उस दिन आपको कुछ गेन हुआ? आपको 25 रुपए का गेन हुआ। अब सोच के बताएं कि ये 25 रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी है उसके अंदर ऐड होंगे या नहीं होंगे? चले जी, अब सोचे। फिर हम वहीं आके खड़े हो गए, राइट के टाइम तो हमने कहा कि राइट मिल गया, तो राइट के ऊपर हमने उसको उस वक्त टैक्स नहीं दिया था। अब शेयर मिल गया, अब शेयर का क्या करें? लो जी, अच्छा जी, जूम पे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें आंसर करें कि अब ये जो 25 रुपए बन गए मुनाफे के, क्योंकि 50 मार्केट वैल्यू, 25 रुपए टोटल खर्चा आया, 5 राइट खरीदने में, 20 कास्ट शेयर की खरीदने में, तो 25 का फायदा हो गया। 25 का फायदा यहाँ सैलरी के अंदर लिखूं या ना लिखूं? रहने दे जी, मुजम्मिल साहब कहते हैं रहने दे। जूम पे क्या जवाब आ रहा है? हाँ, ऐड होंगे। ये कौन स्टूडेंट है? बहुत सारे, एक ने सिर्फ नो, बाकी सब कह रहे हैं ऐड होंगे। तो आई एम विद यू, आवर response of our Zoom student is very good. I am agree with them. They are giving the right answer. Share और right, भाईजान ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस यही कह रहा है कि जब शेयर जिस दिन आपने ले लिया और उस दिन आपने देखना है कि शेयर लेने पे खर्चा क्या आया और शेयर पे मार्केट वैल्यू क्या है, दोनों का आपने मुआवजा कर देना है, और जो आपको गेन हो रहा है आप उसको पेश कर दो टैक्स के लिए। मार्केट वैल्यू को कोई रेगुलाइज करता है, रेगुलेट करता है, इंडिपेंडेंट। ये who would be calculating the market? आप फोन करो और बस स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप घर बैठे देख रहे हैं शेयर की वैल्यू, आज आपको मिला। But till the time somebody doesn't sell his share,
करे ना करे, आज आप गए, आपको उन्होंने कहा था 30 को आके शेयर ले लेना, आप 30 को शेयर लिया, कितने का दिया, पहले ही उन्होंने हफ्ता पहले बता दिया था 20 रुपए देंगे आपसे, आपने शेयर खरीदा, साथ में स्क्रीन को ऑन किया, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर की वैल्यू चल रही होती है हर वक्त। अभी मेट्रोपॉलिटन इज ट्रेडिंग एट 50 रुपीज, अस्करी बैंक शेयर वैल्यू 67, उधर ही बैठो 67 माइनस 25, इतने का गेन हो गया, डाल दो। सिर्फ अगस्त से चल रहा था, वो 30 जून तक जाएगा ना, अल्टीमेटली 30 जून को देखेगा कि कानून समझ आ गया भाईजान कि ये है, स्कीम समझ आ गई, तो स्कीम बस समझ लो। डिबेट के लिए इस पे तो आपको पता है कि लॉ को कोई इधर से पकड़ रहा होता है, मीनिंग निकाल रहा होता है, कोई इधर से पकड़ रहा होता है। स्कीम आपको समझ आ गई कि कानून क्या क्या रहा है। अब इसको आपने अपने अंदाज से इंटरप्रेट करना है, डेफिनेटली कर सकते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर वाज नॉट दिस, बिकॉज आई रीड दिस सेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेक्शन। लेके आ जाओ इंटरप्रिटेशन के लिए, हाई कोर्ट के पास वो इंटरप्रेट कर देगी कि सच है या नहीं है, तो वहां पे जिसके लॉजिक अच्छे होंगे वो जीत के आ जाएगा। तो यही तो होता है। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे चलना चाहिए। लो जी, यहाँ पे एक नया कट्टा खुल गया। वो क्या खुला? वो कहते हैं शेयर तो आपको मैं दे रहा हूँ 30-60 को, लेकिन साथ में ये कह रहा हूं कि इसको आप 2 साल के लिए बेच नहीं सकते। कंडीशन लगा दी। उसने कहा एम्प्लॉय साहब मैं आपको फायदा दे रहा हूं, आपको मैं अपना 50 वाला शेयर 25 में दे रहा हूं, लेकिन आपने ये गड़बड़ नहीं करनी कि आप जनाब जाके मार्केट में मेरा 50 वाला 35 का बेचना शुरू कर दें, मुझे नुकसान होगा, मेरी 50 वाले शेयर की वैल्यू 35 पे आ जाएगी, और जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो मेरा तो इमेज ही खराब हो जाएगा मार्केट में। तो मैंने कंडीशन लगा दी कि 2 साल में आपको बेचने नहीं दूंगा। आप बताओ कि ये 25 रुपए जो फायदा हुआ अब सैलरी में डालना है कि नहीं डालना? चले जी, जूम वाले भी बताएं और जो इधर है वो भी बताएं। नहीं हाँ, 2 साल तक वो चूंकि एग्जीक्यूट ही नहीं कर सकेगा तो उसका फायदा तो सस्पेंडेड है। नवाज साहब कहते हैं डलेगा जी। चलो उधर से देख के बताओ जी क्या आंसर आया है। आफ्टर 2 ईयर, यस, आफ्टर 2 ईयर सेल करने के बाद। यार ये बड़े जूम में लाइक लोग बैठे 2 हुए हैं। साल की बात तो हाँ नहीं, अब जबरदस्त, आपके लिए आपका भी वो आंसर वही है। तो आई अप्रिशिएट अगेन कि देखो, जब तक आपको हक नहीं मिल जाता ट्रांसफर करने का, उस वक्त तक आप ये जितना भी मुनाफा है इसको अपने इनकम में नहीं लेके जाते। जब तक आपका एम्प्लॉयर जिसने आपको शेयर दिया वो आपको राइट नहीं दे देता कि आप अपने शेयर को डिस्पोज ऑफ कर दो, उसको बेच दो, आप बेचें या ना बेचें, लेकिन जिस दिन उसने आपको हक दे दिया उस दिन आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मार्केट वैल्यू और खर्चा। देखो एक ही चीज को हमने कितने एंगल से पढ़ लिया, एक ही चीज को हमने हर एंगल से कवर कर लिया। कि शेयर राइट मिला, उस दिन फायदा हुआ, क्या वो फायदा हमने सैलरी में लेके जाना है? नहीं लेके जाना। शेयर मिला, शेयर जिस दिन मिला मार्केट वैल्यू कुछ और थी, खर्चा कुछ और आया है, क्या अभी जो वो गेन हुआ उसको टैक्स के लिए पेश करना है? नहीं करना, कर देना है। शेयर मिला और शेयर कंडीशन के साथ मिला, तो क्या फिर हमने उसको अपनी सैलरी में उस साल शामिल करना है? नहीं करना। तो देखो ये किसी तरीके से भी घुमा के आपको वो पूछ सकता है, आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई होप कि जिन्होंने आंसर भी ठीक दे दिए हैं तो हम उस वक्त भी मुकाबला ठीक कर लेंगे। अच्छा जी, ओहो, बात बड़ी खराब हो गई है। एक नई चीज आ गई है और ये अभी आप लोगों ने इसको समझना है। हाँ, अभी कंडीशन को साइड पे कर दो। कंडीशन वाला अभी ना, अभी इंडिपेंडेंट आ जाए, बाकी सूरत हाल को अपने दिमाग से निकाल दे, उसको पीछे पीछे कर दे, ताकि ये एक नया सिनेरियो आया है, इसको आप नए तरीके से समझ लें।
शेयर बेच के आपको गेन होता है या लॉस होता है, इसको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कहते हैं। यही शेयर आपने 1.5 साल के बाद 70 का बेच दिया, कास्ट आपकी राइट की 5, कास्ट आपकी, जब शेयर को परचेज किया तो आपने अपने एम्प्लॉयर को दिया 30। क्या कास्ट सिर्फ यही होगी या कोई और कास्ट भी आएगी इसके अंदर? सर जो आपने टैक्स पे किया है, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ये 25 रुपए ऐड हुए थे, इसके ऊपर कुछ टैक्स पे हुआ था, जो आपने इसके ऊपर टैक्स पे, लेट्स सपोज इसके ऊपर आपने 2 रुपए, इस 25 के ऊपर टैक्स बना था, तो ये 2 रुपए आपकी और कास्ट का हिस्सा बन जाएंगे। जब आप कैपिटल गेन निकालते हैं, आप यही कहते हैं कि जितना पैसा आया और जितना खर्चा हुआ, तो खर्चा ये इनकम टैक्स भी आप ऐड कर देंगे। ठीक हो गया? तो खर्चे का एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। 3 खर्चे हो गए, इतने का बेच दिया, तो इनका फर्क क्या निकला? 25, 25 और 2 27, 70 में से 27 निकाले तो क्या आता है जी? 70 में 43, आपको 43 का कैपिटल गेन हुआ। वो आपको कैपिटल गेन कैलकुलेट करवा सकता है, एक नंबर का इतना सा करवा सकता है कि एक शेयर जो आपने खरीदा था, राइट इतने का मिला था, उसका कास्ट ऑफ शेयर इतनी थी, इनकम टैक्स उस पे आपने 2 रुपए पे किया था, पेज आपने 70 का दिया, कैपिटल गेन मुझे कैलकुलेट करके बता दो। आप कहोगे 70 माइनस 25, आंसर है 45। आप 45 का ऑप्शन दिया होगा, उसने 43 का दिया होगा, और इसी तरह का मिलता जुलता उसने 1-2 और दे देगा, कहेगा टिक कर दो मुझे। है एक नंबर का, और कैलकुलेशन भी आधे मिनट की है, लेकिन ये एक नंबर बड़ा वैल्यूएबल होगा आपके। तो भी आपको ये पता चल जाना चाहिए कि कास्ट कंपोनेंट 1, 2 और ये तीसरा ग्रीन हो गया। तो हमने ये चीज भी एक सब सेक्शन समझ, और ये सारे सब सेक्शन हैं, पूरे सेक्शन के अंदर सब सेक्शन है ये। चलें जी, लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, we are happy with employee share scheme. We are happy with employee share scheme. Section 14 of the Income Tax Ordinance 2001 has been covered by this class. And please note, it's a massive announcement. Note on your notebook. What is the announcement? Announcement is this. Announcement is this. Inshallah, on Monday. Inshallah, on Monday, there will be a test of 100 marks. On Monday, inshallah, there will be a test of 100 marks. Ali? Yes, sir. 100 marks. Starting from section 9 till which we will read, which we will read till the end of this session. Till the end of this session. इस सेशन के एंड तक जहां हम पहुंच चुके होंगे, वहां तक का आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। एक तो ये हो गया सेक्शन 9 टू, दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्रीहेंशन ऑफ द sections, not the titles of section. Here I will ask you the comprehension of the section. I will check your understandability of sections. Okay? And what about the titles of section? Here I am going to test your cramming abilities. आपके रट्टे की ability चेक करने जा रहा हूँ वहाँ पे मैं। वो क्या होगा? From section 9 till section 50, not 40. Today is Thursday. You have Friday, Saturday, and Sunday, and whole day of Monday.
So basically you have 4 days after the end of class till the start of class on Monday. You people have how many days? 4 days. So in 4 days you have to learn by heart from section 9 to section 50 and comprehension of section 9 to what we will read till the end of this session. Ali, is there any confusion? सर तो 45G तक आई थिंक सो आया वो सेक्शन तो कहता ठीक है Section 50 is also part of our syllabus and up to 65 तो 65G ठीक है up to 65G is part of our syllabus, but till Monday we are going to memorize up to section 50. अली को बताना आपकी जिम्मेदारी है. ठीक हो गया जी? चलें जी. तो ये मैंने आपको टेस्ट दे दिया. अब हम मूव करते हैं. Our salary income is over, alhamdulillah. Now we are going to understand the income from property. Which section? 15. 15, 16 हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह we will endeavor to end that head of income today. ले जी हम आगे बढ़ते हैं. यार एक ना मोटी सी चीज है जो कि आपको और बताना जरूरी है. कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि although that is not part of our syllabus but it is equally important. उतनी साथ इम्पोर्टेंट ही है. वहाँ आप वैसे आ जाया करो. पता क्यों? आपकी यू आर सर्विंग इन टैक्स डिपार्टमेंट और आप आरटीओ में भी सही, तो आपकी टैक्स की अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाएगी. और डिपार्टमेंट में जो बंदा जिसको टैक्स आता है ना, इवन के मेरे तरह का बंदा, वो कहते हैं कि मैं अक्सर ही कोट किया करता हूँ, वन आइड मैन इज किंग अमंग्स द ब्लाइंड्स. अंधों में काना राजा. ये मैं नहीं कहता, और भी बहुत से सीनियर लोग कहते हैं. जिसको थोड़ा सा आता है ना, आता बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आता है तो उसको वैसे डिपार्टमेंट सर पे उठा देता है. फिर यार उसके पास चले जाओ, थोड़ा सा मसला बना, फलां बंदे के पास चले जाओ, यार उसको आता है. हालांकि वो भी, हम लोग भी, मैं भी उनमें शामिल हूँ, आता जाता पूरा से ही होता है. लेकिन ये है कि वो थोड़ी सी आंख काम करती है और रास्ता दिखा देता है, तो फिर वो उसकी इज्जत बन जाती है. तो आप ना क्लास लेने आ जाया करो. ठीक है. अच्छा यार, पेंशन हमने डिस्कस कर लिया. पेंशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. कम्यूट एक वर्ड होता है, कम्यूट. सरकारी मुलाजमों को कम्यूट का, बेचारों को बड़ा ही सारी उम्र वो वेट करते हैं, 60 साल पे जाके कम्यूट मिलता है. ठीक है, तो कम्यूट भी नोट कर लो. अच्छा ये स्टूडेंट, मैं उस स्टूडेंट का आंसर का जवाब देने जा रहा हूं जिसने 6:30 से लेकर 7 के दरमियान आज क्वेश्चन नहीं पूछा था. उन्होंने क्वेश्चन कभी कहीं और पूछ लिया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने 6:30 और 7 के दरमियान अपना क्वेश्चन सेंड कर देना ताकि हम उस पर रिस्पॉन्ड कर सकें. तो कम्यूट जो है वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. कम्यूट बेसिकली आपकी जो पेंशन कैलकुलेट हो रही होती है उसका हिस्सा ही होता है. तो वो एडवांस में आपको लमसम करके दे दिया जाता है और पेंशन को रिड्यूस कर दिया जाता है. तो हम तो टैक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने करना है टैक्सेबल है या नहीं है. तो आपने क्या देना है? नहीं है. कम्यूट टैक्सेबल नहीं है. अच्छा जी, फिर आ जाता है, एक स्टूडेंट ने पूछा था, फिर सर आप हमें, अच्छा यार एक पेंशन के बारे में और नोट कर लें. ये चीजें बहुत सी अनफोल्ड हो रही हैं, एक सिनेरियो पैदा हो जाता है. नोट करें जी, ये सारे नोट करें. आप एक एम्प्लॉयर से पेंशन ले रहे हैं. हमने कहा कि पेंशन जो है वो टैक्स से एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन आप रिटायर होने के बाद कुछ दिनों के बाद, 2 महीने के बाद, उसके पास मुलाजमत के लिए दोबारा चले जाते हैं उसी एम्प्लॉयर के पास. वो आपको नौकरी पर रख लेते हैं, वो आपको पेंशन भी दे रहा है, वो आपको सैलरी भी दे रहा है. अब बताओ, एक सिनेरियो पैदा हो गया, अब उसकी पेंशन टैक्सेबल है या नहीं है? वो
एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है या टैक्सेबल है? लें जी, सिनेरियो पैदा हो गया, बंदा रिटायर हुआ, रिटायर होके अपने घर चला गया, ये जिस तरह का भी घर है, घर चला गया, 2 महीने के बाद फिर फैक्ट्री आ गया, ये फैक्ट्री है, यहाँ पे उसने आगे काम स्टार्ट कर दिया मशीनों के ऊपर, ठीक है। दोबारा अब वो यह काम करने की वजह से सैलरी भी ले रहा है और वो पेंशन भी उसको पुरानी वाली मिल रही है। हमने कहा था पेंशन मिल रही होगी तो वो एग्जेम्प्ट होगी। अब क्या बन गया कि पेंशन के साथ साथ उसी बंदे से आगे वो सैलरी लेना भी शुरू हो गया। अब ये इसको एग्जेम्प्ट ही रखूं या टैक्सेबल कर दूं? एग्जेम्प्ट रखिए। लें जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगेन वी आर गोइंग टू यू। जी बताएं जी, इसका बता दें कि इसको अब एग्जेम्प्ट रखा जाए या टैक्सेबल कर दिया जाए। ये क्या आंसर आ रहे हैं? Exempt both taxable, pension exempt. चलो नोट कर लो जी के नोट कर लो, उल्ट काम हो गया। नोट कर लो, उल्ट काम हो गया है, एग्जेम्पशन खत्म। आप अगर अपने उसी एम्प्लॉयर के पास दोबारा चले गए जिससे आप पेंशन ले रहे हैं और साथ में जाके सैलरी पे काम करना शुरू कर दिया, सैलरी प्लस पेंशन बोथ आर टैक्सेबल। अदर एम्प्लॉय के पास गए, किसी और के पास गए, किसी और के पास चले गए तो फिर सैलरी एग्जेम्प्ट और सैलरी टैक्सेबल, पेंशन एग्जेम्प्ट। और अगर आप इसके एसोसिएट के पास भी चले गए, यार मार्केट काम नहीं कर रही, अच्छा अगर आप इसके एसोसिएट के पास भी चले गए, एसोसिएट का मैंने दोबारा नहीं बता दिया, एसोसिएट का मैंने बड़ा जबरदस्त बताया था, हमने पूरे 10 मिनट इस पे लगाए थे। अब बताओ कि आप इससे रिटायर हुए, इसके पास नहीं गए, इसके एसोसिएट के पास चले गए, अब बताओ सैलरी प्लस पेंशन लेंगे फिर भी ये टैक्सेबल है। देखो हमने एक ही चीज को 5-7 एंगल से देख ली है, हमने रट्टे पे यहाँ पे नहीं रहना। हमने कहा कहना है इट डिपेंड्स, पेंशन एग्जेम्प्ट है आपकी नहीं, इट डिपेंड्स, पेंशन आ कहाँ से देगी, ठीक है। जब अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि a person is taking the salary, taking the pension, is it taxable or exempt? आप कहेंगे सर generally it is exempt from tax, but there are some conditions when it is converted to a taxable income. यहाँ पे आपने इतना तगड़ा इंप्रेशन दे दिया ना अपने इंटरव्यूअर को, बहुत तगड़ा इंप्रेशन दे दिया आपने कि आपने कहा जनरली pension is exempt from tax, but there are certain conditions when pension is also converted into taxable income. तो आपने उसे बता दिया कि I have good understanding of taxation laws, तो उनको वही तो बंदा चाहिए जिसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एफपीएससी क्या मेहनत नहीं कर रहा, बड़ी मेहनत कर रहा है ताकि उन लोग बच्चों को उठा के लाए, उन हार्ड वर्कर्स को उठा के लाए जो कि पाकिस्तान को चलाने के लिए, यार बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एफपीएससी पूरी कोशिश कर रहा है कि उस क्रीम को निकाल के लाए जो पाकिस्तान को चलाने के लिए रेवेन्यू इकट्ठा कर सके। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जितने भी मेरे बैचमेट थे उनमें कोई भी मेरिट से कम नहीं आया, हर बंदा ब्रिलियंट है। जितने भी इंस्पेक्टर थे मुझे नहीं मिला कि लाहौर सीटीओ में, एलटीओ में और आरटीओ में जो बंदा कैपेबल नहीं है। हमने ट्रेनिंग की, वहां पे भी पता चलता था कि दे आर एजुकेटेड पीपल, कोई सिफारिश वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। शायद कोई एक आध हो, लेकिन मुझे नहीं मिला जो कि इतना तगड़ा हो, जो कि सिस्टम को डॉज करके अंदर आ गया हो। लेकिन एफपीएससी, अगर एफपीएससी में भी अब काम हो गया ना तो ट्रांसपेरेंसी पे सारे ब्यूरोक्रेट और हर चीज, और ये जो इंस्पेक्टर डायरेक्ट पीएस 16 में आ रहे हैं, हम लोगों के पास बड़ा ये वैसे एकदम लेम एक्सक्यूज होता है कि सर ये तो दे दिला के होता है। बिलीव इन मी, मैंने 3 बेहतर जॉब कर ली हैं, ठीक है, 2 एग्जीक्यूटिव लेवल पे कर ली हैं और एक अंडर एग्जीक्यूटिव की है, टोटली मैरिड।
जहाँ पे मैं गया हूँ तो वहाँ टोटली मैरिड है। अभी मुझे बहुत से दोस्त फोन करते हैं, सर क्या ऐसे, अगर नहीं यार, बिलीव इन अल्लाह एंड ऑन योर हार्ड वर्क एंड प्रे टू अल्लाह कि अल्लाह प्लीज ब्लेस मी विद सक्सेस। तो इंशाल्लाह वो अल्लाह मदद करेगा। हार्ड वर्क करें, और हार्ड वर्क का जो है ना रिवार्ड अल्लाह ताला ने दे रहे हैं। ये थोड़ा सा टच करना, पुश करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ट्रैक के ऊपर लेके आना और आपको बताना कि ओनली की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क। जब मैं एफएम पे भी मेरा था तो उन्होंने कहा, लास्ट मिनट में उसने यही कहा था मुझे, एफएम रेडियो पाकिस्तान पे, सर स्टूडेंट को एडवाइस करते हैं। मैंने वहां पे भी यही एडवाइस की कि एक हार्ड वर्कर will never encounter the failure in his life. An intelligent person can face the failure, but a hard worker, it's not possible. Inshallah, he will meet the success. तो मेहनत करें, और इंशाल्लाह मेहनत करके आप लोगों में से बहुत से आगे आ रहे होंगे। अब हम वापस आ जाते हैं, और हम अपना ये मैं आपको जल्दी जल्दी से बताता जा रहा हूँ और साथ में सही तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये न्यूटन ने कहा था, सर्च कर लीजिएगा, इनकम टैक्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ दिस प्लेनेट। इनकम टैक्स लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स लॉ ऑफ दिस प्लेनेट। देखो, एक तरफ एक चीज को कह रहा होता है एग्जेम्प्ट है, कहते हैं अगर ये सूरत हाल बन गई तो फिर एग्जेम्प्ट है, कहते हैं नहीं, अगर ये सूरत हाल दोबारा ये वाली बन गई तो फिर ये टैक्सेबल है। तो घुमा नहीं रहा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सीधी सारी बात कर दो यार। लेकिन वो इसलिए नहीं कर सकता, मुआशरे में बहुत सी सूरत हाल पैदा हो रही होती हैं, तो हर सूरत हाल को कैटर करने के लिए कानून बनाया जाता है कि अगर ये सूरत हाल होगी तो फिर क्या होगा। ऐसा होता है ना कि एक बंदा, ये तो देखो, एक बंदा होता है ना कि जो रिटायर होता है फिर बेचारा उसी के पास दोबारा मुलाजमत के लिए चला जाता है, घर का गुजारा नहीं होता। उसने कहा कि अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम क्या, खुद ही बुला लेता है, उसका नहीं गुजारा होता, बात एम्प्लॉयर का गुजारा नहीं होता, बात एम्प्लॉय का गुजारा नहीं होता। ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो लॉ में अमेंडमेंट कर दी गई। लेकिन एक और पॉइंट तगड़ा नोट कर, 60 साल की उम्र होगी, कितने साल की उम्र होगी, 60 साल की उम्र होगी। और अगर 60 साल की उम्र होगी तो आप चाहे एक पेंशन लो, चाहे 2 पेंशन लो, चाहे 3 पेंशन लो, आपकी सारी पेंशन एग्जाम। हमने कहा, पहले क्या कहा, हमने कहा कि 3 लोगे, एक एग्जाम, बाकी टैक्सेबल। लेकिन हम ही कह रहे हैं आप 3 ले रहे हो लेकिन उम्र होगी 60 साल, फिर आपकी सारी होगी एग्जाम। तो ये देखो, नहीं, एट द एंड क्वेश्चंस are going to be entertained at 8:30. Please note your question. अच्छा जी, 60 साल के बाद अगर वो जॉब करने, questions will be entertained after 8:30. ये हमारी क्लास का हमने एक कस्टम बनाया कि सबसे पहले 8:30 पे हम अपने जो जूम पे स्टूडेंट्स हैं उनको राइट देते हैं कि वो अपने क्वेश्चन पूछें, और जब वो 5-7 मिनट में पूछ चुके होते हैं फिर हम क्लास में आ जाते हैं, हाल में आ जाते हैं। अच्छा जी यार, हाँ, मेरी बात यहाँ है लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को गुस्सा आएगा। जो फौजी होते हैं, जो आर्मेड फोर्सेस के एम्प्लाई हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो एम्प्लाई हैं, वो जो कुछ भी करें उनकी पेंशन एग्जेम्प्ट है। वो चाहे दोबारा एम्प्लॉयमेंट पे आ जाए, चाहे वो 60 साल की उम्र में नाम ही हो। फेडरल गवर्नमेंट अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बैठा है, और जो फोर्सेस के हैं, फोर्सेस मीन पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी एंड पाक आर्मी। तो हाँ, और ये पुलिस वाले भी शामिल होंगे। हाँ, पुलिस वाले प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे तो उनको भी शामिल कर लिया, और जो फेडरल गवर्नमेंट के हुए उनको भी शामिल कर लिया, और ये लोकल गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडीज को उनको निकाल दिया। उनको कहा कि आप साइड पे हो जाए, हम प्योर सरकारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट और फौजी भाई, उनको हमने कर दिया एग्जेम्प्ट। वेरी सॉरी जो अगर किसी ने माइंड किया है, लेकिन ये कानून में लिखा हुआ है।
अच्छा यार, अभी ग्रेजुएटी का क्वेश्चन है, वो सुन लो। ग्रेजुएटी, ये देखो, इसने इधर से भी पकड़ना है, इसने इधर से भी पकड़ना है, तो हम ग्रेजुएटी को भी हम लेके चलते हैं। अच्छा जी, ग्रेजुएटी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो वो एग्जेम्प्ट। और अगर ग्रेजुएटी को कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से किसी भी इदारे ने अप्रूव करवाया हुआ है, गवर्नमेंट के अलावा कंपनीज वगैरह ने अप्रूव करवाया हुआ है, और वो इदारा उस अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड में से अपने मुलाजम को ग्रेजुएटी देता है, तो वो भी मुकम्मल एग्जाम। आपने ग्रेजुएटी फंड बनाया, आप XYZ कंपनी है, आपने ग्रेजुएटी फंड बनाया, आप उस फंड को रिकॉग्नाइज करवाने के लिए कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास एप्लीकेशन लेके चलेंगे। हाँ, अच्छा, तो आपने अप्रूव करवा लिया, फिर भी एग्जाम। आपने अप्रूव करवाने के लिए आपने कहा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, हमने आपसे नहीं अप्रूव करवाना, आप अप्रूव नहीं कर रहे, या कोई और भी रीजन है, आप ग्रेजुएटी फंड को बोर्ड के पास लेके, अली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? बोर्ड का मतलब होगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जहां पे भी बोर्ड का वर्ड आएगा वहां क्या मतलब है? वो लाहौर इंटरमीडिएट बोर्ड नहीं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर, उसके पास अप्रूव करवाने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास नहीं लेके जाना, ठीक है? इम्तिहानी मरकज वाले बोर्ड नहीं लेके जाना, बोर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास से, उससे आपने अप्रूव कर लिया। जब उसके पास लेके जाते हो तो फिर क्या बनेगा? फिर ये होगा कि ग्रेजुएटी फंड अगर आप 3 लाख तक दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, वो तो एग्जेम्प्ट है, और अगर आपने 3 की बजाय ज्यादा दे दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर कितना टैक्सेबल होगा? 3 लाख तक माफ, और जितना आगे हुआ 3 लाख और आगे का डिफरेंस, उस पे लग जाएगा टैक्स। यहाँ सिर्फ 3 लाख पे लगेगा। यहाँ समझो 8 लाख आपने दे दिया, ग्रेजुएटी फंड बोर्ड से अप्रूव करवा लिया, और फिर ग्रेजुएटी दे दी आपने अपने एम्प्लॉय को 8 लाख, तो कितनी भी टैक्स के लिए पेश की जाएगी? सिर्फ 5 लाख। 8 लाख मनफी 3 लाख इज इक्वल टू 5 लाख, तो 5 लाख पे सलीम क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। चलो जी, और देखो कुछ मेरी तरह के भी होंगे, वो कहेंगे वो ना गवर्नमेंट में आते हैं, ना कमिश्नर से अप्रूव करवाने गए, ना बोर्ड के पास गए, या वो कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर ने अप्रूव नहीं किया, वो बोर्ड के पास गए, उसने अप्रूव नहीं किया, तो उनका स्टेटस क्या बन गया? अनअप्रूव्ड। अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड। तो जो अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड होंगे उनका फिर क्या होगा? उनके भी तो अप्लाई होंगे ना, वो ग्रेजुएटी देंगे। जब वो ग्रेजुएटी देंगे तो 75,000, 75,000 या 50% ऑफ ग्रेजुएटी। क्या 75,000 या 50% ऑफ ग्रेजुएटी, इन दोनों में से जो कम होगा वहां तक एग्जेम्प्ट होगा। लाइक 8 लाख ग्रेजुएटी दे दी, 8 लाख का 50% क्या? 4 लाख। 4 लाख और 75,000 में कम क्या है? 75,000। तो जनाब 4 लाख में से इसमें से 75,000 जो है वो आपका एग्जेम्प्ट है, 8 लाख आपको मिला है, 8 लाख माइनस 75,000,
पीछे बच गया 7,25,000। तो 7,25,000 को सैलरी जो यहाँ मैं अक्सर लिखा करता हूँ 12 लाख, इस 12 लाख में ऐड कर दो 7,25,000 और इस पे लगवा लो टैक्स। तो हमने 4 तरह के ग्रेजुएटी फंड देख लिए। एक गवर्नमेंट वाला होता है, एक कमिश्नर से अप्रूव होता है, एक बोर्ड से अप्रूव होता है और एक खुला ही होता है अनअप्रूव्ड जिसे कहते हैं। लो जी, हमने यार अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैलरी को हर तरह के एस्पेक्ट से, हर एंगल से हमने देख लिया। एक चीज रह गई, मेडिकल अलाउंस पेपर में आएगा। कितना बड़ा आसान है। मेडिकल अलाउंस की भी 4-5 में कंडीशन बना देता हूँ, तो वो कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कंडीशन क्या है, जिस तरह ग्रेजुएटी को 4 सूरत हाल हमने बना ली ना, इस तरह ग्रेजुएटी आएगी तो फिर क्या होगा, इस तरह आएगी तो फिर क्या होगा, इस तरह आएगी तो फिर क्या होगा। तो अब इसी तरह हम बना लेते हैं मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस क्या होता है जी फैजान, जल्दी से बता दो। सर सैलरी के अंदर एक अलाउंस दे दिया जाता है कि इतनी अमाउंट आपकी सैलरी बेसिक में आएगी। ये फैजान है, आप अपना पहले नाम बताएं। मेरा नाम भी फैजान ही है सर। हैं जी सर। मुकम्मल नाम है सैयद फैजान है शिराजी, लेकिन फैजान। चले फिर ठीक हो गया। तो आप बताते भी ठीक हैं, चले। और आप एफबीआर के एम्प्लॉय भी हैं, तो ये हो गया। फिर मैं मार्कर नया कर, हाँ इट्स गुड नाउ। ले जी, मेडिकल अलाउंस को मैं कितने सिनेरियो हैं वो सारे सिनेरियो जो है मैं निकाल देता हूँ। एक होता है आपका एम्प्लॉयर, वो कहता है जनाब मैं आपको मेडिकल फैसिलिटी देता हूँ, आप जब बीमार होंगे ये मेरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे तशरीफ ले आना, मैं आपकी ट्रीटमेंट करूंगा और आपको अल्लाह के फजल से ठीक करके घर भेज दिया जाएगा। तो इस फैसिलिटी का जो आपको बेनिफिट मिला, क्या ये बेनिफिट फाइनेंशियल टर्म में कन्वर्ट करने के बाद सैलरी में ऐड होगा? यहाँ पे वही हमारी सैलरी चल रही है, क्या इसके अंदर हम ऐड करेंगे इसको? नहीं जी, ये एग्जाम्प्ट है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहा, आप ये मैं 4-5 हॉस्पिटल बता रहा हूँ, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे खर्चा करके आ जाओ, जो भी खर्चा लगेगा मैं आपको रीइंबर्स कर दूंगा। आपको मैं क्या कर दूंगा, मैं आपको फैसिलिटी नहीं दे रहा, आप चले जाना, ये 4 हॉस्पिटल है, ये अथेंटिक है, ये 2 नंबरी नहीं करते, ये आपको जाली बिल नहीं देंगे, आप चले जाओ, ये अथेंटिक है, मैंने उनको कहा हुआ है, आपका जो खर्चा आएगा उनको पे कर देना ओवर द काउंटर, वो बिल मेरे पास क्लेम करना, आई विल रीइंबर्स दैट बिल। ओके जी, जब अब रीइंबर्स हो जाएगा तो आपको जो पैसे मिलेंगे, क्या वो पैसे यहाँ शामिल करोगे? नो सर। तो ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। एक कंडीशन होगी जी, अच्छा वो कह रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी मिली, रीइंबर्समेंट मिली, लेकिन जब आप मास्टर और सर्वेंट का आपस में रिश्तेदारी बना रहे थे, जिसे एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप कहा जाता है, वो जब आप रिलेशनशिप बना रहे थे जी, सारा सही चल रहा है? Yes, sir. ओके। तो जब आप ये रिलेशनशिप बना रहे थे, अपनी रिश्तेदारी बना रहे थे एम्प्लॉयमेंट वाली, उस वक्त आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया था? डॉक्यूमेंट में क्या होता है? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपने इसका जिक्र ना किया, इसका जिक्र नहीं किया। आपने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ना मेडिकल फैसिलिटी का जिक्र किया और ना रीइंबर्समेंट का जिक्र किया, और बाद में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से आउट जाके आपको मेडिकल फैसिलिटी मिली और आपको रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस हुए। अब बताओ, Add हो गया। अब यहाँ पे सैलरी के अंदर ऐड होगा या एग्जेम्प्ट रहेगा? होगा। तो देख लो, एक नई सूरत हाल इसी के अंदर पैदा होगी कि आपको मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप जब पैदा हो रहा था, उस वक्त टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेट हुई, और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ये चीज शामिल नहीं थी
इस वजह से फिर आपको पैसे फिर भी मिल रहे हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटी फिर भी मिल रही है, तो फिर आपकी सैलरी में ऐड करो यहाँ पे, आप एग्जेम्प्ट नहीं रही। ठीक हो गया जी। तो देखिए एक ही सूरत हाल को दो तरह से पेश हो गई। आगे फिर क्या कहता है, वो कहते हैं सिर्फ ना रिएम्बर्समेंट करवा रहे हो वो दे रहा है, ना मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, वो कह रहा है मेडिकल अलाउंस ले लिया करो, बस मेडिकल अलाउंस ले लिया करो मुझसे बस। ठीक है जी, कहते हैं सिर्फ मुझसे मेडिकल अलाउंस ले लिया करो। आप बताओ कि मेडिकल अलाउंस टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? 10%. वेरी गुड। वो कहता है 10% तक, 10% तक, 10% तक क्या है? एग्जेम्प्ट है। मिसाल के तौर पर इस सिनेरियो में हमारी सालाना तनख्वाह, माहाना तनख्वाह बनती है 1 लाख, 1 लाख का 10% तक आपको एग्जेम्प्ट है। अगर तो आपको वो माहाना तनख्वाह, ये वाली बेसिक सैलरी का कहना है, ये समझो बेसिक सैलरी है, वो पूछेगा ग्रॉस सैलरी का 10%, बेसिक सैलरी का 10%, नेट सैलरी का 10%, नन ऑफ द अबव। वो कहेगा मेडिकल अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 10% ऑफ व्हाट? ऑफ बेसिक सैलरी, नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन दे दिया उसने पेपर में। ठीक है, अभी बताओ, ये तो जिसने पढ़ा होगा सही तरीके से वो कहेगा हाँ यार बेसिक सैलरी. बेसिक सैलरी। ठीक हो गया जी, ये देखिए आपको पता चल गया। और अगर यहाँ पे आपको वो अलाउंस दे रहा है, बेसिक सैलरी 1 लाख, अलाउंस दे देता है वो आपको 12,000 हर महीने। अब बताओ कि इस 10,000 बन रहा है आपका, जो आपको माफ है, दे दिया उसने 12,000, कितना आप सैलरी के अंदर ऐड करो? 2,000। 12,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2,000, तो 2,000 आप अपनी सैलरी में ऐड कर दोगे जाके। ठीक हो गया जी, हम आगे मूव करते हैं। उसने कहा आपका जो मालिक है वो बड़ा ही खुले दिल का है, इज अ वेरी जनरस पर्सन, जनरोसिटी है उसके अंदर। वो कहता है जी कि मैं आपको मेडिकल फैसिलिटी भी देता हूँ, मैं आपको रिएम्बर्समेंट भी देता हूँ, और साथ में आपको मेडिकल अलाउंस भी देता हूँ। जाओ मौजें करो, 3 चीजें देता हूँ। आप एम्प्लॉय बड़े अच्छे हैं, मैं आपको 3 चीजें देता हूँ, मेडिकल अलाउंस भी देते जाओ हर बेसिक सैलरी के साथ, बीमार हो जाएंगे तो फलाना हॉस्पिटल में चले जाना, या खर्चा करके आ जाओ मैं आपको रिइंबर्स कर दूंगा। आप बताओ। और ये वो चीज आपको अपना, जब उसका तल्लक बन रहा है मास्टर और सर्वेंट का, जो मास्टर और सर्वेंट की रिश्तेदारी बन रही है, वो रिश्तेदारी के दौरान जब डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, उस डॉक्यूमेंट में लिख भी देता है कि तुम्हें मेडिकल अलाउंस भी दूंगा, मेडिकल फैसिलिटी भी दूंगा और रिइंबर्समेंट भी कर दूंगा। अगर तो रिश्तेदारी बन रही है और उसके दरम्यान में लिख दिया गया तो ये दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। वो 10% है। और ये जितना भी हुआ 10% हो, कुछ भी हो, 1% भी हो, 2% हो, 3% हो, 4% हो, कुछ भी परसेंट हुआ उठा के सैलरी के अंदर ले आना। कुछ भी परसेंट हो उठा के कहा ले आना? सैलरी के अंदर। ये आज पढ़ लेना आपने, ये चीजें क्या करनी है, आज ही पढ़ लेना। यानी अभी हम चलते हैं 8:30 तक। रोमन साहब, with your permission, please let us continue till 8:30, and inshallah then again house will be open. ले जी। अच्छा, अब बताओ कि जब ये रिश्तेदारी तय हो रही थी मास्टर और सर्वेंट की, डॉक्यूमेंट बना टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, बना। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ना ये लिखा गया, ना ये लिखा गया, ना ये लिखा गया, तीनों मिल रहे हैं। बताओ अब ये टैक्सेबल है या नहीं? तीनों टैक्सेबल हो गए।
चले जी, मेडिकल अलाउंस हजम कर लेना, ठीक है। 5 तरह के सिनेरियो में ले आए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये मेडिकल अलाउंस आप लोगों ने, अच्छा अक्सर टच होता है ये, हम आपको जब वो प्रीवियस पेपर करवाएंगे ना, तो उसमें आप देखेंगे कि वो किसी ना किसी एंगल से आकर इसको टच कर जाता है, किसी ना किसी एंगल से ग्रेजुएटी को टच मार जाता है। तो और करना क्या है उसमें, यही उसके पास मौजूद है ना चीजें, कि वो मेहनती मेहनती को अलहदा कर ले और जिसने मेहनत नहीं की उसको अलहदा कर ले। मेहनत ही देखनी है उसने आपकी, कि किसने जब अनाउंसमेंट हुई इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू की, किसने अपने आप को जो है ना वो उसने आराम अपना साइड पे कर दिया, अपना जो सुकून की लाइफ थी उसने उसको साइड पे कर दिया, और उसने कहा कि आई एम टेकिंग द चैलेंज एंड इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड द रिजल्ट। उसने अपना जो सोने का टाइम था वो 8 घंटे से कम कर 5 आवर्स एंड 30 मिनट पे ले आया। उसने पार्क में जाना छोड़ दिया, उसने दोस्तों के साथ गपशप लगाना कम कर दी। उसको ड्यूटी के दौरान 1 से लेकर 2 की ब्रेक हुई तो उसने कहा ठीक है, आई विल टेक माई लंच इन 10 मिनट्स एंड आई आफ्टर दैट आई विल ऑफर माई प्रेयर एंड आई विल बैक ऑन माई डेस्क एट 1:30 एंड डू स्टडी फॉर द 30 मिनट्स। जो ये करेगा वो कामयाब होगा, क्योंकि उसने बेसिकली उसने क्या, उसके माइंड में ये आ गया कि आई एम गोइंग टू यूटिलाइज माई टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। यही तो हमने आपके माइंड में पैदा करना, और यही एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, टू इंस्पायर हिज स्टूडेंट्स, टू टेल देम दैट माय स्टूडेंट यू हैव द एबिलिटीज, यू आर इक्वली गुड। सिर्फ तुम में और दूसरों में फर्क यह है कि उसने 4 दिन पहले मेहनत स्टार्ट की थी, तुम आज कर रहे हो। फर्क इतना ही होता है। अगर मैं थोड़ा सा, मुझे पता है तो क्या डिफरेंस है मुझ में और आप में। मैंने 4-5 साल पहले पढ़ना शुरू किया तो मुझके पास तो थोड़ी सी चीजें हैं। आप आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आप पढ़ना शुरू कर दे, हो सकता है जो मैंने 4-5 साल में गेन किया आप 2 साल में कर लो, लेकिन गेन वही करेगा जो शुरू करेगा, जो शुरू नहीं करेगा वो नहीं करेगा। सो आज थोड़ा सा टॉपिक से हट के इस तरफ को भी आने का यही है कि आप लोग शुरू कर दें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने शुरू कर दिया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, एंड आई एम आल्सो कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह दे विल क्रॉस दिस माइलस्टोन, दे विल अचीव दिस माइलस्टोन। ले जी इंशाल्लाह। सो मेडिकल इज ओवर, each and everything is over. As far as salary is concerned, salary is one of amongst the biggest heads of income. After business, salary comes at number 2. It is azan time in Lahore, so we should take break of 5 minutes. So till then, please be with us. After 5 minutes, we are again back in the class.